हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, MCQ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, वासेनार अरेंजमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ग्रुप का पार्ट इंडिया नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया इसका पार्ट नहीं हो पाया है। ये 1975 में बना था। ठीक है, और इसमें 48 मेंबर्स हैं टोटल। और इसमें मेन रीज़न ये है इंडिया का पार्ट नहीं हो पाने का कि इसका एक नियम है कि जब सभी मेंबर्स परमिशन देंगे तभी किसी नए मेंबर को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन चाइना जो है वो हर बार यहाँ पे रोड़े अटकाता है और ये अलाउ नहीं करता है इंडिया को। तो इसीलिए अभी तक इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो तीनों ग्रुप के मेंबर इंडिया हैं। ठीक है, ये किन से रिलेटेड है? तो ये न्यूक्लियर जो मटेरियल्स होते हैं उनको सप्लाई करने से संबंधित है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी। ठीक है, तो कौन से ऐसे डिपेंडेंसी के थ्योरिस्ट हैं जिनके द्वारा सेमी पेरिफेरी का कंसेप्ट लाया गया? आपके ऑप्शन से AG फ्रैंक, हेनरिक फर्नांडो कार्डोशो, इमैनुअल वॉलरस्टीन या फिर रॉल्फ प्रैबिश। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल वॉलरस्टीन। ठीक है, तो इन्होंने ही जैसे बताया कि कोर होगा, फिर सेमी पेरिफेरी होगा, फिर पेरिफेरी होगा। पेरिफेरी में अनडेवलप्ड कंट्रीज होंगे जो अविकसित देश हैं, और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज सेमी पेरिफेरी में, और यहाँ पे कोर में डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन आप लोगों को पता होगा, तो इसी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ग्लोबल सिस्टम थ्योरी से संबंधित है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स आइडियाज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द सेंटर पेरिफेरी एंड द सेमी पेरिफेरी बेस्ड ऑन वेल्थ एक्यूमुलेशन, इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स सच एज प्लेयर्स, स्ट्रेटजीज, रूल्स एंड आउटकम्स, इट एनालाइजेज द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन अमॉन्ग स्टेट्स। तो बताना है क्या सही जवाब हो जाएगा, बताइए। ग्लोबल सिस्टम थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए। ठीक है, ओनली A एंड B, ये ऊपर वाले दो स्टेटमेंट सही हैं ग्लोबल सिस्टम थ्योरी से संबंधित, तो इनको याद कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ मैच करने को है कि कौन सी ट्रीटी कब आई थी। तो सॉल्ट 1 ट्रीटी कब आई थी, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1 और INF ट्रीटी, बताइए कब आई थी, और यहाँ पे हमें मैच करने को है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब यहाँ पे मैच करते हैं, सॉल्ट 1 ट्रीटी जो है वो सबसे पहले आई थी 1972 में। ठीक है, तो सारी जो भी संधियाँ हुई है, ट्रीटीज़ हुए हैं, उनको याद रखने ज़रूरी है। सॉल्ट 2 कब हुआ था? 1979 में। ठीक है, यहाँ पे मैच कर लीजिए। स्टार्ट 1 ट्रीटी कब हुई थी? स्टार्ट 1 हुई थी 1990 में, और INF ट्रीटी आई थी 1987। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से सभी ट्रीटीज़ को आप लोग डेट के साथ याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करने को है। यहाँ पे है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट कब हुआ, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील कब हुआ, हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप, और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो बताइए ये कब कब हुआ। तो देखिए, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील सब लोग जानते होंगे, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के दौरान 2005 में हुआ। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। और फिर दूसरा देखिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट, ये 2004 में हुआ, नहीं एक सेकेंड, ये 2020 में हुआ। ठीक है, ये बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट 2020 में हुआ था। और हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप,
ये वाला, ये हुआ था आपका 2002 में, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2004 में, ठीक है। तो ये चारों जो हैं मुझे लग रहा है अमेरिका से संबंधित है, इंडिया यूएसए रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल थीम रिलेटेड टू द न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के सेंट्रल थीम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एक्टर्स रिएक्ट इन अ chaotic environment, distrust and fear among actors creates the problem of a security dilemma. C है, states operate in the process of continuing monopoly capitalism. Structure is the main determinant of actors behavior. तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्टेट्स ऑपरेट इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग मोनोपोली कैपिटलिज्म, ये एक प्रकार की सेंट्रल थीम नहीं है न्यू रियलिस्ट थ्योरी का, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें न्यू रियलिस्ट थ्योरी से संबंधित हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, अरेंज करना है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन चार्टर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ट्रीटी ऑफ यूट्रेस्ट, कब कब आया ये बताना है, ठीक है, और फिर उसको अरेंज करना है। तो देखिए वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है, ठीक है, ये सबसे पहले आई थी 1648 1648 में, ठीक है, जब कहा जाता है स्टेट्स का उस तरीके से रोमन जो एम्पायर है उसका और चर्च और रिलीजन के बीच में एक तरीके से चर्च और पॉलिटिक्स के बीच में सेपरेशन हुआ, ठीक है, वहाँ से। तो खैर यूनाइटेड नेशन चार्टर कब आया? 1945 में, ठीक। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज तो इसका आया 1919 में, 1919 में। ट्रीटी ऑफ यूट्रेस्ट ये 1773 में, ठीक है। तो मैच कर लीजिए, सबसे पहले बी आएगा, देखिए एक ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द स्टार वॉर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि स्टार वॉर प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सी कंट्री है? यूएसए, इंग्लैंड, रशिया या फिर फ्रांस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच थिंकर हैज डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। तो बताइए किनके द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बताया गया स्ट्रगल फॉर पावर? आपके ऑप्शंस हैं क्विंसी राइट, चार्ल्स स्लेचर, मॉर्गेनथाउ या जॉर्ज कैटलिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गेनथाउ, बहुत फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कौन सा इनमें से सपोर्टर नहीं है? थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक, चार्ल्स मैकलैंड, एच राफिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चार्ल्स मैकलेलैंड संबंधित नहीं है खेल सिद्धांत से या गेम थ्योरी से, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, हैव बीन अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है, ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड देयर सोशल हार्मनी। तो बताइए इसमें से क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके। अगला क्वेश्चन 12, विच वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। तो जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 में, ठीक है, यूएसए और किसके बीच में? यूएसएसआर के बीच में। तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? रिचर्ड निक्सन, जेएफ कैनेडी, ट्रूमैन, यहाँ पे ट्रूमैन होगा, आइजनहावर। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेएफ कैनेडी, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि यूएसएसआर जो था वो क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अमेरिका है
उन्होंने बंदरगाहों पे जो क्यूबा का जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पे अपना डेरा डाल दिया वहाँ पे, ठीक है, ताकि इस यूएसएसआर वो काम ना कर पाए। और इस तरीके से एक तरीके का वॉर सा छिड़ गया था, बाद में यूएसएसआर ने बैकआउट कर गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उनमें से कौन सी एक फीचर नहीं है यहाँ पे। मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, ये डिफेंस या डेटरेंस, ठीक है, डेटरेंस। नॉट टू यूज इट फर्स्ट, इट वॉज नॉट यूज अगेंस्ट द अलाइज, इट शैल नॉट बी यूज अगेंस्ट स्टेट्स पोजेसिंग ओनली कन्वेंशनल वेपन्स। बताइए। तो ऑप्शन सी, इट वॉज नॉट टू बी यूज अगेंस्ट द अलाइज, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हम लोग अपने पास रखेंगे, इसका मतलब इतना अमाउंट में रखेंगे कि सामने वाला हम पे अटैक करने से पहले 100 बार सोच ले, ठीक है। तो ये है, पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, अमेरिका पे कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक कि वो हम पे पहले ना करे, ठीक है, इस तरीके से। इट शैल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट स्टेट्स पोजेसिंग ओनली कन्वेंशनल वेपन्स, ऐसा नहीं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस कंट्री पे हम लोग कभी अटैक नहीं करेंगे। कन्वेंशनल वेपन्स अलग चीज़ होती हैं और न्यूक्लियर वेपन अलग, तो हम लोग उसी पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कन्वेंशनल वेपन नहीं हो। तो सी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। 14 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडिया ऑफ इशूइंग PIO कार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो बनता है, इसको बनाने के लिए आइडिया किसने दिया था। GOPIO, इंडिया कॉकस, इंडो यूएस यूनियन या NRI एसोसिएशन। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, GOPIO, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जितने भी बाहर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है, उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को, उनके हितों की रक्षा करता है, ठीक है। 15 देखिए, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सिमेंटिक पैरामीटर इन डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। तो सिमेंटिक पैरामीटर के बारे में किनके द्वारा डिपेंडेंसी थ्योरी में बताया गया, E.G. फ्रैंक, इमैनुअल वॉलस्टीन, रॉल्फ प्रेविस या समीन आमीन। तो क्या सही जवाब होगा इसका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इमैनुअल वॉलस्टीन। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16, यहाँ पे मैच करने को है, E.G. फ्रैंक, कार्ल ड्यूस्ट, मिकेल गोर्बाचेव, मार्टिन कापलान और इधर उनकी कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है। तो देखिए, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। मिकेल गोर्बाचेव ओपेननेस, उन्होंने लाया ग्लासनोस्त और प्रेस्ट्रोइका, याद होगा आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये दो पॉलिसीज़ लेकर के आए वो USSR में। और E.G. फ्रैंक डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित हैं और मार्टिन कापलान सिस्टम थ्योरी। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करके याद कीजिए। अगला क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ हंस जिम मर्गेनथाउस थ्योरी ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो हंस जे मर्गेनथाउ ने टोटल 6 प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑटोनमस स्फेयर, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज, पॉलिटिक्स इज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है उनके जो थ्योरीज है उनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, अरेंज देम इन ऑर्डर, ठीक है। अरेंज करना है कब कब क्या हुआ था। सॉरी, तो बताइए क्या होगा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन अग्रेशन पैक्ट, वन कंट्री सोशलिज्म। तो किस तरीके से इसको मैच करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था,
तो ये हुआ 1917 1917 में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को हमने पहले भी देखा 1919 में। नाजी जर्मनी सोवियत अग्रेशन पैक्ट ये कब हुआ था? ये हुआ था 1939 1939। और वन कंट्री सोशलिज्म ये 1924। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अरेंज कर लीजिए, डेट याद रखना जरूरी है आईआर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ विल्सन्स 14 पॉइंट्स रिलेटिंग टू अ रिलैक्स्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ठीक है, तो सबसे पहली बात वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स के बारे में बताया, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट्स है वो बताना है। इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड शुड बी इम्पोज्ड, द पोलिश किंगडम शुड नॉट बी गिवन अनहिंडर्ड एक्सेस टू द सी, open covenants of peace that are openly accessible, free open-minded and impartial adjustment of all colonial claims। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, डी 3 and 4 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं जो 14 पॉइंट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। बिसाइड्स लो इनकम द थर्ड वर्ल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो थर्ड वर्ल्ड का डेफिनेशन है उसमें एक तो है कि लो इनकम होना जरूरी है, और बाकी कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 1 3 and 4। ठीक है, इन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो नहीं, फिर तो डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी होती है, जेंडर इनइक्वालिटी। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड में आता है, या फिर अफ्रीका का कोई कंट्री ले लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए सोशल इनइक्वालिटी होगी, लो इनकम होगा, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी होगी, जेंडर इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें। 21 देखिए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिखेल गोर्बाचेव्स ग्लासनोस्त पॉलिसी। ठीक है, तो उनके द्वारा मिखेल गोर्बाचेव ने जो ग्लासनोस्त पॉलिसी अपनाया उनमें एसेंशियल एलिमेंट क्या है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड ऑफ द लीडरशिप रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, लूजनिंग कंट्रोल्स ऑन द मीडिया एंड पब्लिशिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1 and 3 ओनली। तो याद रखिए ग्लासनोस्ट पॉलिसी में ये और ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ द सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो बताइए सिस्टम थ्योरी से संबंधित कौन इनमें से नहीं है? C.W. मैनिंग, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट, केनेथ बोल्डिंग या मॉर्टन कापलान। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट। ये रिलेटेड नहीं है सिस्टम थ्योरी से, ये रिलेटेड है कि किससे? कम्युनिकेशन थ्योरी से, है ना। और ये और ये तीनों सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइंड बिटवीन आसियान एंड चाइना। ठीक है, तो बताइए कब साइन हुआ था ये अग्रीमेंट, किसके बीच? आसियान और चाइना के बीच। 2000, 2002, 2004 या 2006। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द 20-year क्राइसिस। ये बुक किनके द्वारा लिखी गई? 20-year क्राइसिस बहुत फेमस बुक है आईआर में। गिलबर्ट, वुड्रो विल्सन, E.H. कार, नॉर्मन एंजल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, E.H. कार। ठीक है, कब पब्लिश्ड हुई बुक? 1939 में। ठीक है, तो याद रखिए इस बुक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 13 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में इन दोनों का रोल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यू रियलिस्ट थिंकर। तो न्यू रियलिस्ट थिंकर कौन है? कियर्ने, स्लेटर, रोजनाउ और डी केनेथ वॉल्ज। ठीक है, ये यहाँ पे डी होगा। बताइए,
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केनेथ वॉल्ज। ठीक है, और केनेथ वॉल्ज के साथ बहुत सारे लोग हैं, रेमंड आरो भी हैं जो न्यूरियलिस्ट थिंकर हैं, रेमंड आरो हो गए, इसके अलावा स्टैनली हॉफमैन हो गए, हॉफमैन, ठीक है, HAU हॉफमैन, और फिर रॉबर्ट जर्विश हो गए, स्टीफन वॉल्ट हो गए, स्टीफन वॉल्ट, ठीक है, स्टीफन वॉल्ट ये हो गए, इसके अलावा मर्शाइमर हो गए, जॉन मर्शाइमर। ठीक, तो ये लोग न्यू रियलिस्ट थिंकर्स हैं। ठीक है, इनको याद करिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्थ साउथ डायलॉग? तो आप लोग सुनते होंगे नॉर्थ साउथ डिबेट, नॉर्थ साउथ डायलॉग, तो ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है, ईस्टर्न कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज, द नॉर्थ सिंबलाइजेज रिच कंट्रीज वाइल साउथ कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नन ऑफ द अबव। तो ये तो ईजी है, ऑप्शन सी, नॉर्थ मीन्स रिच कंट्रीज और साउथ मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? The conflict of security is an important contradiction in the state system. The arms race increases insecurity of state. Arms control is a solution. Mobilized and prepared armies enhance security for all. बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? तो 28 का क्या सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पे देखिए, ऑप्शन सी। ठीक है, 3 and 4 ओनली होगा यहाँ पे। आर्म्स कंट्रोल इज अ सॉल्यूशन, ये गलत है, और मोबिलाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड आर्मीज इनहेंस सिक्योरिटी फॉर ऑल, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, बाकी आर्म्स रेस से इंक्रीज होती है इनसिक्योरिटी, और कन्फ्लिक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस स्टेट सिस्टम, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। हु रिप्रेजेंटेड हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ केनेथ वॉल्ज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द बाईपोलर सिस्टम एज कंपेयर टू द मल्टीपोलर सिस्टम? ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में पोलैरिटी के बारे में बताते हैं कि क्या ज़रूरी है, बाईपोलर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाईपोलर या मल्टीपोलर, कौन ज़्यादा स्थिर है, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करा सकता है IR में? ठीक है, तो इस पर बहुत डिबेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा यह ओपिनियन दिया गया केनेथ वॉल्ज के आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कि बाइपोलर सिस्टम इज ज़्यादा स्टेबल इन कंपेयर टू द मल्टीपोलर सिस्टम? तो स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडलबर्गर, जॉन मीरशाइमर और जॉन गैडिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मीरशाइमर ने बताया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है हमारा, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हॉटलाइन मीन्स? ठीक है, तो हॉटलाइन क्या बताता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? फैसिलिटी ट्रांसफर कैपेबिलिटी वाया डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंटरफेस, सेंडिंग ग्राफिक मटेरियल थ्रू DCL, और फिर लास्ट में है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन हेड्स ऑफ नेशन और गवर्नमेंट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सभी स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं हॉटलाइन से संबंधित। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित 30 क्वेश्चंस को देखा, और फॉरेन पॉलिसी से भी 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा हुआ है, एक वीडियो अपलोडेड है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि पबेड से संबंधित मैं एक पूरा जो बेसिक्स कंसेप्ट होता है जिसमें 15 से 20 मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, उस पर हम लोग एक चर्चा कर सकते हैं, उस पर वीडियो लाया जा सकता है। आपके एग्ज़ाम से पहले यदि आप वो देख लेते हैं तो मे भी आपको हेल्पफुल करे, क्योंकि पबेड में हम लोग जनरली एक तरीके से बहुत कम पढ़ते हैं ना, तो हो सकता है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो आप लोगों को। तो एक बार जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो गया, एल्टन मायो हो गया, ठीक है, या फिर जो भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकल थ्योरी, पब्लिक चॉइस थ्योरी, एक बार हल्का ओवरऑल देख लें तो 2-3 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा, 1-2 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या हम लोग पबेड के लिए लेक्चर्स लेके आएँ कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।